फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु की धारणा क्या थी और गैलीलियो ने उस गलत धारणा का खंडन किस प्रकार किया। यहाँ पे लिखा है अरस्तु, तो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे और धारणा का मतलब था विचार, यानी कि जो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे उनके विचार क्या थे। और गैलीलियो भी एक वैज्ञानिक ही है। उन्होंने उस गलत धारणा, यानी कि अरस्तु ने जो विचार किए थे, वो जो विचार थे ना उनके गलत थे, तो उसी गलत विचार को खंडन, यानी कि गैलीलियो ने उस जो गलत विचार था उसको सही किस प्रकार किया। अर्थात ये मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे उनके विचार क्या थे और जो उनके विचार चूँकि गलत थे तो उस गलत विचार को सही गैलीलियो ने किस प्रकार किया। तो पहले हम जान लेते कि अरस्तु की जो धारणा थी वो तो गलत थी, तो ऐसी कौन सी धारणा थी जिसे गलत मान लिया गया। तो अरस्तु की धारणा यह थी कि अगर दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु उनकी जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह विरामावस्था होती है, यानी कि प्रकृति ने उन्हें मतलब विराम में ही रहने को कहा है और उनकी प्रकृति अवस्था जो है वह विरामावस्था भी होती है। और अगर उसे गति बनाए रखना है, यानी कि अगर उसे गति में आना है तो उसके लिए ना उसे एक बाहरी और संतुलित बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे असंतुलित बल क्यों, संतुलित बल क्यों नहीं। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो संतुलित बल था, अगर किसी वस्तु पर लगता है संतुलित बल तो उस वस्तु की अवस्था में किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं करता है। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु विराम में है और उसमें लगा है संतुलित बल, तो उस जो विराम अवस्था जो वस्तु है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है और अगर उस पर भी संतुलित बल लगाया जा रहा है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह जिस दिशा में जिस चाल से चल रहा था वैसे ही करता रहेगा। यानी कि जब किसी वस्तु पर ना संतुलित बल लगता है तो वह ऐसे कार्य करती है, मतलब ऐसा बर्ताव करती है जैसे लग रहा हो कि उस वस्तु पर कोई बल ही नहीं लगा हो। तो और संतुलित बल जो होता है ना, संतुलित बल ही जो होता है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बस असंतुलित बल की ही बात कही गई है, क्योंकि जो वस्तु विराम थी उसे अगर गति बनाए रखना है, यानी कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उसे तो उसके लिए ना संतुलित बल की आवश्यकता होगी। तो मोटे तौर पर अरस्तु की धारणा यह थी कि जो कोई भी वस्तु उनकी प्राकृतिक अवस्था विराम अवस्था होती है और अगर उसे गति बनाए रखना है तो उसे एक बाहरी और संतुलित बल की आवश्यकता होगी। लेकिन उनकी यह मान्यता गलत थी। फिर भी इस मान्यता को लगभग 2000 वर्षों तक इसको मान्यता मिली रही, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, सब मानते थे कि यही सत्य है। लेकिन यह धारणा तो उनकी गलत थी। फिर गैलीलियो आए और जब उन्होंने इस धारणा अर्थात विचार को सुना तो उन्हें लगा कि यह गलत है। उन्होंने इसे सही साबित करने के लिए इस धारणा को सही बनाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने गौर से देखा कि अगर कोई भी वस्तु है उसको अगर ढालू तले के ऊपर नीचे नीचे उतारा जा रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उसका वेग ना ज़्यादा हो रहा है, उसका वेग अधिक हो रहा है। जैसे जहाँ पे हम ढालू तल है और ढालू तल पे हम रखेंगे जहाँ पे वस्तु को, तो उसका पहले वेग कितना होगा 0, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ा होगा ना। यानी कि जब ढालू तले से किसी भी वस्तु को नीचे उतारा जाता है तो उसका वेग ना ज़्यादा हो जाता है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। वहीं इसके उल्टा जब किसी वस्तु को ढालू तले के ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी कि जो अगर ढालू तले उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना तो उसका वेग ना कम हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है, अर्थात उसमें और वेग कम होता है तो उसे मंदन कहते हैं। तो उन्होंने उस प्रयोग में यह गौर से देखा कि जब किसी भी वस्तु को ढालू तलों के नीचे उतारा जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और उसके उल्टा जब किसी वस्तु को ढालू तलों के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसमें मंदन होते हैं, यानी कि उसका जो वेग होता है वह कम हो जाता है। फिर उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर यह तर्क किया कि उन्होंने देखा कि ढालू तलों से जब किसी को ऊपर चढ़ाया जा रहा है फिर किसी को नीचे, तो किसी में मंदन पर हो रहा है तो किसी में त्वरण। तो उन्होंने यह तर्क किया कि जब तल ही ढालू ना हो अर्थात समतल हो, तो अगर जब तल समतल हो तो वस्तु की वेग अचल होनी चाहिए, क्योंकि एक में क्या हो रहा है वस्तु का वेग तो ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। तो एक में एक समान होना चाहिए, यानी कि उसकी जो चाल होना चाहिए एक समान होना चाहिए, उसका वेग अचल होना चाहिए, यानी कि उसका वेग नहीं बदलना चाहिए। तो इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बात भी बताई कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से एक सरल रेखा में गतिशील है, तो अगर एक समान चाल से किसी एक सरल रेखा में गतिशील है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, नहीं घर्षण बल नहीं गुरुत्वाकर्षण बल, और कोई बल नहीं लग रहा है, तो अनंत काल तक चलती रहेगी। उन्होंने यह कहा कि जैसे घर्षण बल है तो घर्षण बल एक विरोधी बल है जो कि वस्तु को आगे जाने से रोकता है। जैसे जब हम लोग भी चलते रहते हैं तो हमारा विरोध करती रहती है, हमें पीछे ढकेलती रहती है।
उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक जाता है ना। इसका कारण है कि जो घर्षण बल होता है ना, इसका कारण ये घर्षण विरोधी बल है। ये क्या करता है, जब गेंद आगे की तरफ जाता रहता है ना, तो उसे वह पीछे की तरफ खींचता रहता है, उसका विरोध करता रहता है और उसे आगे जाने से रोकता रहता है, और अंत में तो रोक ही देता है वैसे उसे। तो अगर यहाँ पे एक घर्षण बल ही है जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, मान लो अगर यहाँ पर से घर्षण बल को ही हटा दिया जाए, एक घर्षण बल रहा ही नहीं, तो यहाँ पर तो विरोधी बल कोई बचेगा ही नहीं वस्तुओं को रोकने के लिए, तो यह वस्तु रुकेगी नहीं, वस्तु अनंत काल तक चलती रहेगी। तो यहीं पर से अरस्तु की जो धारणा थी उनको गलत बोल दिया गया, क्योंकि देखिए तो अरस्तु ने तो कहा था कि वस्तु की प्राकृतिक अवस्था विराम अवस्था होती है, और अगर उसे गति बनाए रखना है तो उसे एक बाहरी और संतुलित बल की आवश्यकता होती है। लेकिन नहीं, गैलीलियो ने कहा यहाँ पर तो वस्तु में किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाया जा रहा है, सभी प्रकार का बल हटा दिया गया, नहीं घर्षण बल नहीं गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर भी तो वस्तु अनंत काल तक चलती रहेगी ना। तो बस अरस्तु की जो गलत धारणा थी, गैलीलियो ने उस गलत धारणा का खंडन इसी प्रकार किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व क्या उदाहरण देकर बताएं। देखिए जड़त्व एक गुण है, और जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करती है। जैसे कि अगर कोई भी वस्तु विराम में है, ठीक है, तो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो गति में ही रहना चाहेगी। बस यही जड़त्व। और जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है कि अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है ना, तो वो उसका विरोध करेगी। तो उदाहरण के लिए जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में मतलब गोटी सजी हुई होती है, और जब किसी एक का बारी आता है तो स्ट्राइकर से मारता है। तो अगर मतलब प्रहार बहुत जोर से स्ट्राइकर से मारता है तो हम देखते हैं कि बस जो नीचे वाली गोटी होती है जिसके संपर्क में स्ट्राइकर आता है बस वही गतिमान हो पाता है, लेकिन ऊपर का गोटी तो गतिमान नहीं होता है। तो देखिए चूँकि पहले तो वह विराम में था, तो उसका जड़त्व जो होगा मतलब कहेगा विराम में ही रहने का, उसका मतलब विरोध करेगा ना। वो गति में अगर कोई उसे गति में लाने का कोशिश करेगा तो उसका तो विरोध करेगा और विराम में रहने की कोशिश करेगा। तो जो चूँकि सबसे निचले गोटी के संपर्क में था स्ट्राइकर, तो बस उसको गतिमान कर दिया, लेकिन मतलब इतना तेजी से हुआ कि जो ऊपर का गोटी था वो कुछ समझ भी नहीं पाया, और जैसा था वैसा ही रह गया, और फिर गुरुत्व बल के कारण नीचे आया तो कैरम बोर्ड पर वैसे ही टिक गया। और एक जड़त्व का प्रयोग भी है, जैसे ग्लास होता है ना, और ग्लास के ऊपर हमें कागज़ रख देंगे, और फिर कागज़ के ऊपर एक 5 रुपये का सिक्का, कोई भी मतलब किसी प्रकार का सिक्का रख सकते हैं। फिर उसके बाद कागज़ को एकदम तेज़ी से हटा देना है। तो यहाँ पर बस हम मतलब कागज़ को संपर्क में लाए हैं, तो बस कागज़ जो होगा वही गति में होगा, और जो 5 रुपये का सिक्का होगा मतलब इतना तेज़ी से किए तो कुछ समझा नहीं होगा। विराम में उसका जड़त्व कहेगा विराम में ही रहो, तो उसमें भी तो जड़त्व का गुण है, तो विराम में ही रहने की कोशिश करेगा। जब कागज़ को हटा देते हैं तो वहीं पर रहता है अपने विराम के जड़त्व के कारण, और फिर गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाता है, और जहाँ पर वो ऊपर में था ना वहीं पर नीचे में भी जाके गिलास में भी जाकर उसी स्थान पर गिरता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। तो चूँकि कहा जाता है न्यूटन, लेकिन उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, और ये एक महान अंग्रेज वैज्ञानिक थे। क्योंकि सर आइजैक न्यूटन एक महान अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म 1642 एडी में और मृत्यु 1727 एडी में हुई थी, ठीक है ना। और ये हमेशा गति का अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने इसी गति के अध्ययन के आधार पर 3 नियमों को प्रतिपादित किया सन 1679 में। तो सन 1679 में उन्होंने 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिनमें से पहला नियम है ना उसको कहा जाता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्वेश्चन में वही लिखा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, तो हम इसी के बारे में जानते हैं। तो न्यूटन की प्रथम गति नियम में उन्होंने ये कहा है कि जो प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। मैंने असंतुलित बल के बारे में पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तु है प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, जैसे अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसकी विराम की अवस्था, या फिर कोई वस्तु गति में है जैसे कोई वस्तु गतिशील है तो मतलब उसमें तो जड़त्व का गुण होगा, तो वैसे ही रहने की कोशिश करती है। और अगर उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल लगेगा तो वह अपना अवस्था को बदल लेगी। अर्थात जब कोई गेंद ही गतिमान रहता है तो उस पर एक बाहरी और संतुलित बल लगता है ना, घर्षण बल लगता है तभी ना रुकता है। अगर घर्षण बल नहीं लगे तो अनंत काल तक चलती रहेगी। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो हम उसे अपने बल के द्वारा उठाते हैं तभी ना उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, नहीं तो वो वैसे ही रहेगा। तो यही है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम एक तरह से यह वस्तु की जड़त्व की ओर संकेत करता है। इसलिए जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसे गैलीलियो के समान में गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के कौन से 2 भाग हैं और उन 2 भागों में क्या बताया गया है।
तब जो न्यूटन के प्रथम गति नियम है उनके भी दो भाग हैं, जिनमें से पहला भाग है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। अर्थात अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह, चूँकि उसमें भी तो जड़त्व का गुण है, तो वह विराम में ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति में ही रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि जड़त्व का गुण तो उनमें भी न रहेगा। तो इसी कारण से जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसे गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इसका दूसरा भाग है कि जब तक इस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो जो न्यूटन के प्रथम गति नियम है उनका जो दूसरा भाग है, जो कि मैंने भी बताया है, उनसे न बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी मतलब उसे विराम से गति में ला सकता है या उसे गति से विराम में ला सकता है। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगता है तभी ना उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, नहीं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की कौन सी वैज्ञानिक परिभाषा प्राप्त होती है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम है उनके दूसरे भाग से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार है। जो प्रत्येक वस्तु मतलब बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसको विराम से गति में ला सकता है, या अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको वह विराम में ला सकता है।